आज हम पढ़ेंगे PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कब कहेंगे? BP मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ मर्करी ऑन 2 ओकेजन 4 आवर अपार्ट। तो 2 बार BP चेक करते हैं इसमें, तब कंफर्म करते हैं कि PIH है। इन प्रेगनेंसी डायस्टोलिक BP जो हम कंफर्म करते हैं वो डिसअपियरेंस ऑफ साउंड, दैट इज़ कोरेटोकॉफ साउंड 5 एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन सिटिंग पोजीशन। तो हाइपरटेंशन जो होता है प्रेगनेंसी में वो 2 तरह का होता है। एक तो नॉर्मोटेंसिव फीमेल में होगा, एक हाइपरटेंसिव फीमेल में होता है। मतलब हाइपरटेंसिव फीमेल दैट हैज़ कंसीव्ड, तो पहले से हाइपरटेंसिव थी, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। और एक होता है नॉर्मोटेंसिव फीमेल कंसीव्ड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू प्लेसेंटल पैथोलॉजी एट 20 वीक्स डेवलप हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस करता है वो हमेशा 20 वीक्स के बाद ही होता है। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो जो हाइपरटेंसिव पहले से है तो उसमें पास हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन होगा, BP इंक्रीज होगा इवन बिफोर 20 वीक्स एंड BP डज नॉट कम बैक टू नॉर्मल आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में एब्सेंट होता है। कोई हिस्ट्री नहीं होती हाइपरटेंशन की। और BP जो होता है वो 20 वीक्स के पहले नहीं होगा एंड BP कम्स डाउन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसमें भी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है वो उसमें BP डाउन हो जाता है आफ्टर 12 वीक्स। अब एक तो हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में 2 टाइप्स होते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्पसिया। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्पसिया में कॉमन क्या होता है? दैट इज़ BP इंक्रीज आफ्टर 20 वीक्स एंड BP विल कम बैक टू नॉर्मल आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्री एक्लेम्पसिया में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि प्रोटीन यूरिया मिलेगा और साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज मिलेगा, जो कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में कुछ नहीं होता, बस यही 2 चीज़ें ही होती हैं। तो प्री एक्लेम्पसिया इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं। तो आपका हो गया गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्पसिया। तो इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, बस BP इंक्रीज रहेगा 20 वीक्स के बाद और इसमें प्रोटीन यूरिया और साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज मिलता है। अब प्रोटीन यूरिया कितना होगा जिससे कहेंगे कि हाँ प्रोटीन यूरिया हो रहा है, या एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस क्या होते हैं? तो प्रोटीन यूरिया में एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन मोर देन और इक्वल टू 300 mg इन 24 आवर्स, और या मोर देन और इक्वल टू 30 mg पर DL, दैट इज़ 0.3 ग्राम पर लीटर। और यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिन रेशियो जो है वो मोर देन 3 होना चाहिए। ठीक है। डिपस्टिक मेथड में +1 आता है, दैट इज़ इक्वल टू 0.3 ग्राम पर लीटर, जो कि यहाँ पर है। तो या तो 24 घंटे में 300 mg प्रोटीन यूरिया हो रहा हो, या 30 mg पर DL आपको मिल रहा। एंड इफ़ प्रोटीन यूरिया इज़ लेस देन 0.3 ग्राम पर लीटर तो उसको कहते हैं ट्रेसेस में मिल रहा है, तो इसको प्रोटीन यूरिया नहीं बोलते। साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज में क्या होता है? सीरम क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो मोर देन 1 है, 1.1। प्लेटलेट काउंट दैट इज़ लेस देन 1 लाख। तो एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस हैं ये। लिवर एंजाइम आर रेज टू मोर देन 2 टाइम्स देन द नॉर्मल वैल्यू। यहाँ जो है ALP इस नॉर्मली रेज होता है इन प्रेगनेंसी, सो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट, क्योंकि ALP इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाई प्लेसेंटा। ठीक। तो SGOT, SGPT ये सब रेस्ट होगा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज सारे रेस्ट होंगे, लेकिन ALP भी रेस होता है तो वो प्लेसेंटा से भी रेस होता है। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा एंड सेरिब्रल और एंड विजुअल सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्री एक्लेम्पसिया पे, जो कि डिफ्रेंशिएट किए थे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्पसिया को डिफ्रेंशिएट किया था। प्री एक्लेम्पसिया में प्रोटीन यूरिया मिलेगा एंड ऑर्गन डैमेज मिलेगा। अब
प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीनयूरिया एंड ऑर्गन डैमेज मिलता है। एंड प्री एक्लेम्सिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइल्ड, एक सीवियर, ठीक है। तो माइल्ड कब कहोगे, सीवियर कब कहोगे। बीपी दैट इज़ मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ मर्करी बट लेस देन 160/110 एंड साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज इज़ नॉट देयर। लेकिन सीवियर में क्या, सीवियर में साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होता है एंड बीपी दैट इज़ मोर देन और इक्वल टू 160/110 mm ऑफ मर्करी। तो इसको बोलते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अब एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन जो कि बता दिया है, लेकिन एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। तो एक तो प्रेग्नेंट पहले से हाइपरटेंसिव थी, फिर कंसीव किया, फिर प्रेग्नेंट बन गई, उसके बाद उसको प्री एक्लेम्सिया भी हो गया। तो होगा क्या, इन ए प्रेग्नेंट फीमेल क्रोनिक हाइपरटेंसिव तो है ही वो, इफ़ एट 20 वीक्स बीपी बिकम अनकंट्रोलेबल, ठीक, प्रोटीन यूरिया भी है एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। अच्छा, पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी मतलब क्यों हो रहा है PIH। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसमें कुछ समझ ज़्यादा दिमाग चलाने वाली चीज़ नहीं है। तो होता क्या है कि ये मान लो आपका प्लेसेंटा बन रहा है और ये मैटरनल इस वो है स्पाइरल आर्टरीज हैं, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा बनता है तो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंचिटियोट्रोफोब्लास्ट, ये सब होता है ना। तो नॉर्मली स्पाइरल आर्टरी होती है जो आके यहाँ पे बनती है और यहाँ इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। तो होता क्या है कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है कुछ चेंजेस करता है स्पाइरल आर्टरी में। तो करता क्या है, इट रिप्लेसेस द लाइनिंग ऑफ मैटरनल आर्टरी एंड कन्वर्ट देम, उसको कन्वर्ट करता है किस में, लो रेसिस्टेंट वेसल में। तो इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, ठीक है। तो अब हाई रेसिस्टेंट वेसल है प्रेगनेंसी से पहले, बाद में तब तो बनी ही नहीं थी ना, मतलब यूट्रस में स्पाइरल आर्टरी आती है, उसके बाद हाई रेसिस्टेंस से लो रेसिस्टेंस बनती है बाई साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अगर लो रेसिस्टेंस बन रही है तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। लेकिन कुछ प्लेसेंटल पैथोलॉजी है यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट में या कहीं भी जो प्लेसेंटा बन रहा है, तो वो हाई की हाई रेसिस्टेंट वेसल ही रहेगी, इनकम्प्लीट कन्वर्जन हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, ठीक है। तो जिससे ये रेसिस्टेंट जो होता है इट रिमेन्स हाई, तो इससे क्या होता है PIH हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, ये तो नॉर्मल पैथोलॉजी बता दी, ठीक है, ये तो बेसिक पैथोलॉजी है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, स्पाइरल आर्टरी है तो वहाँ पे कुछ VGF या प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर सेक्रीट हो रहा है जिससे एंजियोजेनेसिस हो रही है। तो एंजियोजेनेसिस में आर्टरीज बहुत सारी हो जाएंगी, जिससे आर्टरी का जो इस एरिया होगा ब्लड के लिए, एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा, जिससे प्रेशर कम होता है, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। उसके बाद वैसोडायलेटर्स नाइट्रिक ऑक्साइड भी सेक्रीट होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर जो हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन, ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़्यादा रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होता। लेकिन PIH में एक तो प्लेसेंटल पैथोलॉजी है, उसके बाद VGEF और PGF प्लेटेड ग्रोथ फैक्टर VGF ये सब कम सेक्रीट होता है, ठीक। एक सॉल्युबल टायरोसिन काइनेस लाइक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं SFLT1, वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक एंडोग्लिन होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब सारे जो हैं केमिकल मेडिएटर्स हैं जो, अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम हो जाता है। उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 दैट इज़ वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड प्रोस्टासाइक्लिन, ये सारे इसमें PIH में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से PIH होता है, ठीक। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कोई बहुत दिमाग चलाने वाली चीज़ है नहीं। अच्छा, अब होता क्या है, ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड रेसिस्टेंट इंक्रीज होता है इन द स्पाइरल आर्टरीज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कमिंग टू इंटरविलस स्पेस रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटल इस्कीमिया हो रहा है। अब प्लेसेंटल इस्कीमिया हो रहा है तो प्लेसेंटा शुरुआत में तो ग्रो करती है 20 वीक्स तक, लेकिन बाद में वो स्मॉल एंड पेल कलर की हो जाती है, ठीक है। अब प्लेसेंटल इस्कीमिया हो रहा है तो ये बोल रहा भैया हमको भी ब्लड चाहिए, तो वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ के एंडोथीलियम है, जो ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम है, वो लीकी हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स।
अब लीकी हो गए तो क्या होगा, जो फ्लूइड कलेक्शन होगा इन द थर्ड स्पेस, तो एडिमा होगा फीमेल को। अब देखो क्या क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, ठीक। अब एडिमा हो रहा तो ब्लड वेसल से जो है, ब्लड तो है लेकिन सारे वाटर कंटेंट बाहर आ गया। तो नॉर्मली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें हीमो डाइल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब कंसंट्रेशन हो रहा तो वहाँ पर प्लेटलेट जो है वो डिस्फंक्शन होगा। प्लेटलेट डिस्फंक्शन होगा तो थ्रोम्बोसिस होती है ब्लड वेसल्स में, एंड मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना प्रेगनेंसी में बहुत सारे चांस होते हैं डीबीटी के लिए, और क्या क्या होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं सीवियर प्री एक्लेम्पसिया पे। क्या होता है सीवियर प्री एक्लेम्पसिया? तो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में एक तो ये पढ़ाई होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है पीआईएच में तो वॉल्यूम कम ही होगा, तो आपका ब्लड फ्लो टू दी ब्रेन कम होगा, ठीक, रिड्यूस होगा, जिससे सेरेब्रल हाइपोक्सिया होता है, जिससे कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन जब भी होगा तो हम प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्लेम्पसिया को कहते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया प्लस कन्वर्जन इक्वल टू एक्लेम्पसिया। अच्छा, अब किडनी में क्या क्या हो रहा है, रेड्यूस ब्लड टू किडनी, तो आपका रेनल ब्लड फ्लो कम होगा, रेनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम, जीएफआर कम तो सीरम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया सब कुछ बढ़ जाता है, तो मैटरनल ऑलिगो यूरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फीटस में क्या होगा, फीटस में भी ब्लड कम जाएगा तो आईयूजीआर होगा, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन, और फीटस में रीनल ब्लड फ्लो कम होगा जिससे फीटल ओलिगोयूरिया होगा। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें जो सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है वो आपका फीटल यूरिन ही होता है, तो आपके फीमेल में होगा ओलिगोहाइड्रोमनियोस, ठीक। अच्छा, अब कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन पीआईएच दैट इज किडनी। ऑन हिस्टोपैथोलॉजी क्या मिलता है, ग्लोमेरुलो एंडोथेलियासिस मिलता है, ठीक है। कुछ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पीआईएच दैट इज, नॉर्मल में हम लोगों में क्या होता है कि TH1 ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, TH2 कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में TH2 बढ़ जाता है, TH1 कम होता है। टी हेल्पर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ रिस्पॉन्स TH1 का कम नहीं हो रहा है, और TH2 कम था, पहले भी था, अब भी है प्रेगनेंसी के बाद, जो कि बढ़ जाता है, ठीक है। अब पीआईएच के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, प्राइमरी ग्रेविडा को, जो जिसका एक्सपोजर प्लेसेंटा से फर्स्ट टाइम होता है, तो या तो प्राइमरी ग्रेविडा हो या बाद में बताऊंगा। एक्सेसिव कोरियोनिक विलाई बन रहा हो जिसमें, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, और साइज जिसमें इंक्रीज़ होता है दैट इज़ डायबिटिक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके पीआईएच कॉज करने के लिए। अच्छा, अब फीटस इज़ नॉट प्री रिक्विजिट फॉर पीआईएच, तो फीटस की यहाँ कोई भी गलती नहीं है, सारा प्लेसेंटल पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से आपको पीआईएच मिलता है, तो यहाँ फीटस का से कोई मतलब नहीं रखना है। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज कोरियोनिक विलाई शुड बी इंट्रायूटेराइन। अच्छा, तो मान लो इंट्रायूटेराइन की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो वहाँ पे भी पीआईएच कर सकता है कॉज, ठीक है। एक्लेम्पसिया इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, बिल्कुल अभी बताया कन्वर्जन होगा तो एक्लेम्पसिया हो सकता है। एक्लेम्पसिया में पेशेंट हैज़ GTCS दैट इज़ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो सीजर्स भी मिलते हैं पेशेंट को, वही कन्वर्जन सीजर्स वही सब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑकवर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, GTCS कब कब अकर हो रहा है, अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं एंटीपार्टम एक्लेम्पसिया दैट इज़ मोस्ट कॉमन एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस। लेबर के टाइम हो रहा है GTCS, तो इंट्रापार्टम एक्लेम्पसिया आफ्टर डिलीवरी हो रही है दैट इज़ विदिन 48 आवर्स, तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम एक्लेम्पसिया। अब आते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया इन पेशेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। अच्छा, तो जो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की पेशेंट है
तो हम ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम देखेंगे जिससे पता लगा सके कि इस पेशेंट को एक्लेम्सिया हो सकता है, जो कि बहुत डेडली कंडीशन है। तो उसमें ओलिगोयूरिया प्रेजेंट हो, एपिगैस्ट्रिक पेन हो ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लीवर कैप्सूल, या विजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट कॉमन स्कोटोमा। तो स्कोटोमा में आपका जो है विजुअल फील्ड लॉस होता है, वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है या ब्लरिंग होती है विज़न की, डिप्लोपिया मिले, ठीक है। और ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। पीआईएच अगर टर्मिनेट कर दो, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दो, पीआईएच गया, उसके बाद ब्लाइंडनेस परमानेंट नहीं होती। विजुअल सिम्टम ड्यू टू हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की वजह से हो रही है। अच्छा, तो इसमें क्लासिफिकेशन होता है कीथ वैगनर बेकर्स क्लासिफिकेशन, जो कि ऑप्था में पढ़ा होगा, तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, टाइप 1, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो होता है आर्टीरियल एटीन्यूएशन, ठीक है, और भी 2-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली ये होता है। सेकंड में होता है आपका एवी निपिंग होती है, जिसमें आपका सालू साइन, गन साइन, बोनट साइन ये सब मिल रहा था। थर्ड होता है आपका कॉपर वायरिंग, और फोर्थ होता है सिल्वर वायरिंग। तो ये ऑप्था से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हेडेक मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो पेशेंट को आप बहुत ही सीरियसली लोगे, और सीवियर प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट होगी तो उसमें एक्लेम्सिया हो सकता है। हाँ, तो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया। अच्छा, अब आते हैं रिस्क फैक्टर फॉर पीआईएच। तो पीआईएच के बहुत सारे रिस्क फैक्टर पहले ही बताया, अभी सुन लो। हाँ, तो ये मैं भूल गया था। तो अगर मैटरनल एक्सपोजर है टू प्लेसेंटल टिश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक प्राइमरी ग्रेविडा तो बता दिया था, एक न्यू पैटर्निटी है, मतलब सेकंड मेल से अगर कोई बेबी हो रहा है, ठीक है, या प्लेसेंटल टिश्यू अगर बड़ा फॉर्म हो रहा है, मतलब जो प्लेसेंटा का साइज़ है 20 वीक्स से पहले बड़ा बन रहा है, तो उसमें डायबिटिक होता है, जिसमें मैक्रोसोमिया होगा, तो बेबी भी बड़ा होता है, प्लेसेंटा भी बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा होता है, ठीक है। डायबिटीज़ में ट्विन प्रेगनेंसी है, जाहिर सी बात है प्लेसेंटा बड़ा होगा। मोलर प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा बड़ा होगा। RH निगेटिव प्रेगनेंसी है, उसमें भी, ठीक है। कुछ सिंड्रोम्स हैं, एप्ला सिंड्रोम्स, दैट इज़ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, ओबेसिटी। तो ये सब सारी फीमेल्स जो होती हैं बहुत ही ससेप्टिबल होती हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव क्या है इसमें पीआईएच में? स्मोकिंग। तो जो फीमेल स्मोकिंग कर रही है उसको पीआईएच के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड स्मोकिंग इज़ ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, जो कि अभी तक जो इतना पढ़ा है उस हिसाब से जो प्रोटेक्टिव आपका पीआईएच में भी प्रोटेक्टिव है, एंडोमेट्रियल कैंसर में भी है, एंडोमेट्रियोसिस में भी है। क्योंकि बेसिकली सारा स्मोकिंग करता क्या है, एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अब कैसे करता है वो एंडोमेट्रियोसिस साथ पढ़ाया हुआ है, उसमें देख लेना। फिर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हैं कि पेशेंट विथ प्लेसेंटा प्रीविया डू नॉट डेवलप प्री एक्लेम्सिया। तो अगर पेशेंट को पीआईएच है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो प्री एक्लेम्सिया नहीं होगा उसको, ठीक है। बट these are the positive association with PIH have a positive association with abruptio placenta and preeclampsia। अच्छा, और जो फीमेल 35 से ज़्यादा है, मतलब एडल्टली प्राइमी है, तो उसमें भी आपका PIH होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और PIH के 2 पार्ट में मैं बना रहा हूँ। तो एक तो PIH के बारे में नॉर्मल पढ़ा दिया, अब सेकेंड पार्ट में इसका इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो ये पीआईएच का पार्ट 1 है, और 2-3 दिन में या विद इन ए वीक तो सेकंड वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली ये पीआईएच है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक्स, बस रीडिंग मारने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया आपका पीआईएच ख़त्म। थैंक यू। सेकंड पार्ट जो है वो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेकंड पार्ट में बनेगा।